नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल तारी है और पिछले 25 साल से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे लोगों को सुना रहेगा रिटायरमेंट के ऊपर बात करते हुए। दोस्तों, आज एक अलग पहलू के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, जो है रिटायरमेंट प्लानिंग। ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है क्या? ये टॉपिक दोस्तों इतना बढ़िया है, बीच में मैं एग्जाम्पल्स रिलेट करूंगा। आपको खुद को ध्यान में आएगा कि आप कहाँ पे हैं और कितना प्लानिंग होना चाहिए, क्यों प्लानिंग होना चाहिए। तो सब लोग ये प्रेजेंटेशन के साथ में देखते हैं। ये छोटा सा मेरा प्रेजेंटेशन है, रिटायरमेंट प्लानिंग अर्जेंट है कि इम्पोर्टेंट है, और ये एंड में आपको मालूम पड़ेगा कि ये सचमुच अर्जेंट है कि इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहना, मेरा प्रेजेंटेशन देखिए। दोस्तों, जनरली होता क्या है कि ये अगर आप देखेंगे ना, ये मैप ऑफ लाइफ, मतलब 0 से 100 ये अपना लाइफ है। लेकिन उसमें कमाने का जो टाइम है उसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्निंग स्पैन। वो सिर्फ होता है जनरली 30 से लेके 60 तक। 30 से लेके 60 तक ये अपना अर्निंग स्पैन है। लेकिन खर्चा करने का जो टाइम है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 30 से लेके 100 इयर्स, मतलब 60 के बाद में भी आपको पैसा लगेगा। देखो, आज क्या है ना कि आपके पास आज इनकम है, एज है, इनकम है, एज है, हेल्थ है, आपका जॉब है, या तो आपका बिजनेस है, या आपका सैलरी है, आपका प्रोफेशन है। लेकिन 60 के बाद में इसमें से क्या क्या बचेगा मालूम नहीं है। लेकिन उस पीरियड के लिए अभी से हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए, और अक्सर लोग क्यों फेल होते हैं, उसके बारे में आज मैं बताना चाहूंगा। और उसमें से सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, वो भी आपका रास्ता बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो कई बार लोग हैं ना 30 में अपना करियर चालू करते हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक सर्विस व्यक्ति हो, या बिजनेसमैन हो। उनका जो स्टार्टिंग लाइन बोलते हैं ना, स्टार्टिंग लाइन अगर देखेंगे वो सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। लेकिन उनका एंडिंग जो है, फिनिशिंग लाइन, वो डिफरेंट ही होता है। फिनिशिंग लाइन कहते हैं ना, ये हैबिट्स है जो हम लोग डेवलप करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ आपको। हैबिट्स कंज्यूम योर रिसोर्सेज, यानी क्या है। मैं एक जगह पे प्रेजेंटेशन के लिए गया था, आईटी कंपनी है। वहां पे मैंने उनको एक सवाल पूछा कि घोड़े और गधे में क्या फर्क है, घोड़े और गधे में क्या फर्क है। तो किसी को ऐसे ध्यान में नहीं आया, तो मैंने उनको एक एग्जांपल लिया कि पूरा खेत है, पैस्चर रहता है ना, फार्म जो होता है, जो एक सिरे से घोड़ा चालू करता है घास खाने के लिए। वो घास क्या करता है, ऊपर का ट्रिम करके खाता है, और पूरा घूम के आने के बाद वापस जब यहाँ पे देखता है तो फिर से वहां घास उगी हुई रहती है। और गधा क्या करता है, जड़ के साथ में खाता है। पूरा जो घास है वो जड़ के यहाँ पे उखाड़ के खाता है। तो वापस वो पूरा घूम के आता है जब भी खेत में, तो यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलता है। तो आईटी के जो बंदे थे उन्होंने बोला, सही बोला आपने, उन्होंने ऐसे हैबिट्स क्रिएट किए। हमारे पास 10 तारीख को सैलरी आती है, और 20 तारीख को हमारे क्रेडिट कार्ड, हमारे जो एक्सपेंसेस, उसमें हमारे पैसे पूरे खर्चे हो जाते हैं, और 30 तारीख को हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारे एक घोड़े का जैसा आदत है, उसके लिए हम लोग को हमारी आदतें बदली करनी है। बस खाली उतना ही पीरियड है। आपने अगर जो पहले वाले स्लाइड में देखा 30 to 60, उतना ही समय हमारे पास है, उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। उतने ही साल के अंदर हमको कमाना है आगे वाले 20-25 सालों के लिए। प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो हम लोग को अगर फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है, रिटायरमेंट लाइफ अपना अच्छा होना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। सिंपल सा प्लान है। पहले हमें क्या करना चाहिए, मैंने जो बोला ना कि आपको मैं सॉल्यूशन भी दूंगा आज। पहले हम लोग को हमारा इनकम, हमारा एक्सपेंसेस, हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या क्या है वो नोट डाउन करना है। बाद में बी प्रिपेयर्ड फॉर कंटिजेंसीज। अगर आपने देखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो, बी प्रिपेयर्ड फॉर कंटिजेंसीज यानी क्या है। जैसे अभी हम लोगों को अक्सर बोलते थे, पिछले कई सालों से हम लोग बोलते हैं कि आपका एक रिजर्व फंड होना चाहिए। कंटिजेंसी के लिए आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। कम से कम 6 महीने का आपका मंथली एक्सपेंसेस जो है वो आपके पास या तो सेविंग में रखो, या तो लिक्विड फंड में रखो, आपके पास लेकिन होना चाहिए। और जितने लोगों ने आज हमारा एडवाइस फॉलो किया है ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर, वो आज हम लोग को सामने से फोन करके बोल रहे हैं, अरे भाई आप सच बोल रहे थे, आज हम लोगों ने 6 महीने का प्रोविजन करके रखा है, उसके लिए हम लोगों को तकलीफ नहीं है। 6 महीने का हमारे पास ऑलरेडी एक्सपेंसेस का प्रोविजन है। तो उसके लिए पहले अपना जो पोर्टफोलियो बनाएंगे हम लोग, तो उससे पहला ये अपना इस तरह से अपना इमरजेंसी फंड होना 6 महीने का अपने को प्रोविजन। उसके बाद में हमारे जो गोल्स है
जैसे एक एजुकेशन गोल है हमारे बच्चों का, उनके मैरिज का गोल है, उनका रिटायरमेंट गोल है, ये सब हम लोग को आइडेंटिफाई करके ये देखिए, ये पूरा एकदम सिस्टमेटिकली अपने पास लिखा हुआ होना। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, हम लोग जब भी किसी को एडवाइस देने को जाते हैं, सजेशन देने को जाते हैं कि आपका इसी तरह से प्लानिंग होना चाहिए, फिर भी लोग हैं ना, मुझे कई बार ऑब्जेक्शन आता है। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर आप तो 30 साल के आदमी को जब भी मैं बताने को जाता हूँ कि आपको सही तरह से अभी से प्लानिंग करना चाहिए, तो वो बोलता है कि यार पागल हो गए क्या, इतनी जल्दी मुझे प्लानिंग की जरूरत है क्या। दूसरा फिर आगे देखेंगे तो 40 साल का बंदा, उसको जब मैं जाके मिलता हूँ, बोलता है कि अभी से प्लानिंग करो दोस्त, आपके पास खाली 20 साल है, 20 साल आपके पास है, आपके रिटायरमेंट का प्लानिंग होना चाहिए। तो मुझे बोलता है कि यार पागल हो गए क्या, इतनी जल्दी मुझे क्या जरूरत है, आप मेरे जाके पिताजी को मिलो, शायद उनको आपकी हेल्प की जरूरत है। जो तीसरा व्यक्ति है, उसके बाद जब हम लोग जाते हैं 50 साल की उम्र, तभी वो पूरी जिम्मेदारियों के साथ में जकड़ा हुआ रहता है। तभी मुझे बोलता है कि यार कैसे मैं बचाऊंगा पैसा मेरे बुढ़ापे के लिए। देख, लड़के का एजुकेशन है, लड़की का एजुकेशन है, उनका मैरिज का प्लानिंग करना है, और जो भी, लेकिन अफसोस 60 साल की उम्र जब मैं उनके पास पहुंचता हूँ, तभी मुझे वो लोग ये बोलते हैं कि देखिए, अगर आप मुझे 20 साल पहले मिले होते कितना अच्छा होता। आज भी दोस्तों, आज कई बार लोग जब हम लोग मिलते हैं लोगों को, अक्सर ऑब्जेक्शन आता है कि हम लोग को क्यों जरूरत है, फाइनेंशियल एडवाइजर की क्यों जरूरत है, गाइडेंस की क्यों जरूरत है। मैं लोगों को मैं चाहता हूँ तो लोग बोलते हैं कि इतना लंबा प्लानिंग, हाँ प्लानिंग तो होना चाहिए, क्योंकि 30 से लेके 30 इयर्स की जर्नी है, और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। कैसे मैं इतना लंबा टाइम भर पाऊंगा। एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपको नरेट करना चाहता हूँ। यहाँ से अगर हम लोग को चर्चगेट ले जाना है, गाड़ी लेके निकले, हम लोग ये नहीं सोचेंगे ना कि सब मुझे सिग्नल ग्रीन मिलने चाहिए तभी मैं निकलूंगा घर से। तो रास्ते में तो मुसीबतें आने वाली है, लेकिन उसके लिए पहले से अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा, रास्ता बहुत इजी हो जाएगा। प्रॉब्लम्स कहाँ पे नहीं है, सभी जगह प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ओवरकम करके अगर हम लोग वहां तक पहुंचे, रिटायरमेंट एज तक विद एम्पल फंड, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आज हम लोग सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम में पैसा आपके लिए काम करेगा। लेकिन प्लानिंग कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ में आपको बताना चाहूंगा। तो अगर यहाँ पे देखिए, हम लोग फॉरेन ट्रिप के लिए अगर हम लोग को जाना है, बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने से चालू करते हैं उसका प्लानिंग। एक फॉरेन ट्रिप जाना है तो उसका वीजा, उसका टिकट, कहाँ पे रहना है, कौन सा होटल स्टे करना है, बजट क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें लेके जाना चाहिए, उधर का क्लाइमेट कैसा होगा, वो हर एक चीज बारीकी से हम लोग देखते हैं। दोस्तों, सिर्फ हमारा ये 10 दिन का 15 दिन का अगर हमारा जो जर्नी है, उसके लिए अगर हम लोग इतना प्लानिंग करते हैं, तो सोचो 60 के बाद में हमारे पास 365 दिन छुट्टी रहेगा। ये देखिए, 365 दिन छुट्टी रहेगा हमारे पास, तो कितना प्लानिंग करना चाहिए, बराबर है। यहाँ पे देखिए, 60 से लेके 80, 20 साल की अगर जर्नी देखिए हम लोग, अगर 20 साल की जर्नी जिसके लिए प्लान करना है, 7300 दिन, 7300 days with only expenses and no income। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी आपका एज है, हेल्थ है, इनकम है, बराबर है, लेकिन 60 के बाद में उसमें से क्या क्या बचेगा मालूम नहीं। लेकिन एक चीज है, एक्सपेंसेस बचेगा, और उस एक्सपेंसेस के लिए अभी से तैयारी करना बहुत जरूरी है। थंब रूल क्या है सेविंग का, तो ये हम लोगों को बोलते हैं ना कि सेविंग क्यों करना चाहिए रिटायरमेंट के लिए, उसका कैसे प्लानिंग करना चाहिए। अभी हम लोग जनरली क्या करते हैं, बिग बाजार में जाते हैं या डीमार्ट में जाते हैं शॉपिंग के लिए, हम लोग बजट एक रखते हैं। मेरा 10,000 का एक बजट है, 10,000 के बजट में मुझे पूरा ग्रोसरीज जो लगता है वो मुझे खरीदते। हम लोग वहां पे जाते हैं, हम लोग 15,000 का खर्चा करके लेकर आते हैं। क्यों? इसका रीजन है, हम लोग ने क्या फॉर्मूला यूज किया, जो इनकम आया पहला खर्चा करते हैं हम लोग, और बाद में बचा कुछ बचाने की कोशिश करते हैं, और कभी बचता नहीं है, हकीकत में बोलता हूँ। उसके बाद समझो अगर हम लोग एक रिवर्स फॉर्मूला यूज करें कि पहले इनकम आया, पहले सेविंग किया और फिर खर्चा किया, अपने पास लाखों रुपए बच सकता है। दोस्तों, ये हकीकत में बोल रहा हूँ मैं, रियलिटी के साथ में, रियल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको शेयर करूंगा। अभी आपको शॉपिंग को जाना है, सेकंड सिचुएशन देखो, आपको शॉपिंग जाना है, 15,000 आपके पास है, यहाँ पे देखिए, बराबर। आप क्या करते हैं, रास्ते में आपको बैंक आती है, आप क्या करते हैं, 15,000 में से 5,000 रुपया आप बैंक में भरते हैं, और फिर आप 10,000 का लेके जाते हैं। तो अभी क्या करोगे आप, सिर्फ आपको जो जरूरत है वही चीज आप लेके आओगे। देखिए,
तो हम लोग क्या बहुत सारी चीज जो नहीं चाहिए वो भी उठा के लेके आते हैं। मैंने बोला ना, जैसे मैंने बोला कि मैं हैबिट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक पहले मैंने वो घोड़े का गधे का एग्जांपल लिया था, जो आईटी कंपनी में मैं गया था ना वो। दूसरा अपने एक्सपेंसेस का जो आदत है ना कि हम लोग पहले इनकम आया फिर हम लोग एक्सपेंसेस पहले करते हैं। उससे एक मैं आपको एक सर्वे के बारे में बताना चाहूंगा। 2012 में एक सर्वे किया गया इंडिया में प्रोविडेंट फंड के ऊपर, पीएफ जिसको बोलते हैं ना, पीएफ। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर इंडिया में पीएफ नहीं होता, प्रोविडेंट फंड नहीं होता, तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी वर्किंग आफ्टर रिटायरमेंट। इसका मतलब क्या है, 90% से भी ज्यादा लोग रिटायरमेंट के बाद में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, इनकम आया पहले वो लोग डिडक्ट करते हैं, फिर वो सैलरी लोगों के हाथ में देते हैं। फिर वो जो रिडक्शन करते हैं उसमें एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, प्लस इंटरेस्ट रहता है, और लास्ट में ऐसा गोल्डन शेकेंड उसको दिया जाता है, लमसम पैसा। वो क्या करता है, वो जो लमसम पैसा वो कहीं पर भी रखता है एक मंथली इनकम के लिए, और उसकी वजह से उसका रिटायरमेंट लाइफ अच्छी तरह से होता है। अगर ये फंड नहीं होता तो आपको अचरज होगा, सरप्राइज होगा आपको, 90% से भी ज्यादा लोगों को इंडिया में 60 के बाद में काम करना पड़ता है। तो एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये मेरा एग्जांपल लिया है। अभी मेरा बर्थडे भी नजदीक आ रहा है। किसी ने समझो अगर मेरे नाम पे जब मैं पैदा हुआ था, अगर मेरे नाम पे सिर्फ तभी 5,000 रुपया सेविंग किया होता, सिर्फ 5,000 महीने का अगर सेविंग किया होता जब मैं पैदा हुआ था तभी, तो आज मेरे पास लगभग 10 करोड़ रुपए होते। दोस्तों बोलते हैं ना कि हम लोग रिवर्स जा नहीं सकते, लेकिन आगे के बारे में सोच सकते हैं हम। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा मैं आपको। उसके लिए ना दोस्तों बहुत बड़ा साइंस होना, बहुत बड़ा सेविंग का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ही दोस्तों, मैंने बोला ना कि हैबिट्स में और एक है डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए, जरूरी चाहिए। बहुत इंटरेस्ट आपको मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट के चक्कर में क्या करते हैं, अपना मूडी भी गवा बैठते, कैपिटल भी गवा बैठते हैं। यहाँ पे देखिए रियल एग्जांपल देखिए, जहाँ पे सिंपल है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट्स मोर वेल्थ देन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है, आपको बहुत होशियार होना जरूरी नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन रहो, आपके पास अच्छा पैसा बनेगा। तो बाकी तो क्या, अगर आपने यहाँ पे देखा ना, सिर्फ 6% से भी अगर आदमी सेव करता है ना 6% के हिसाब से 20 साल तक डिसिप्लिन हुए में, यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसके पास 4 करोड़ 80 लाख रुपए होते हैं विद इंटरेस्ट के साथ। वही अगर समझो अगर आदमी डिसिप्लिन नहीं है, इन्वेस्टमेंट भले उतना ही करता है, अगर आज 1,20,000 साल का भरता है और 20 साल का लोगों सेविंग करता है, 2 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 20 लाख इंटू 20 ईयर्स, 2 करोड़ 40 लाख भरता है आज हो, तो उसके पास फिर भी 4 करोड़ नहीं आता है। यहाँ पे देखिए दूसरे और थर्ड एग्जांपल, रिटर्न ज्यादा मिल रहा है लेकिन पैसा उसको कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, बीच में उसने सेविंग में से पैसा निकाला। और उसके लिए सबसे जो बेस्ट टूल है वो है LIC का जो एंडोमेंट प्लान। ये क्यों? देखो इसका एक बेसिक रीजन है कि एंडोमेंट के थ्रू क्यों होना चाहिए, क्योंकि वहां पे ना एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है कि आपको 15 साल 20 साल 25 साल भरना है, और 20 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इसका गारंटी होती है। ये तो बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं, इक्विटी में या अलग जगह पे आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं आदमी ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि 60 साल के उम्र में उसके पास कितना पैसा आएगा, 1 करोड़ आएगा, 1.5 करोड़ आएगा, 2 करोड़ आएगा कि 3 करोड़ आएगा। लेकिन यहाँ पे मालूम है उसे कि ये पॉलिसी का मैच्योरिटी जब भी होगा तो उसे हर महीने 1 तारीख को जब वो बैंक अकाउंट ओपन करेगा तो उसके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया आते रहेगा जिंदगी भर के लिए। तो उसको मालूम है ये उसके प्लानिंग वो आज से कर सकता है। और यहाँ पे उसको मालूम है कि अगर मैं बीच में से अगर विड्रॉ करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, जो पेनल्टी लगेगी, अगर मैं बीच में सरेंडर करूंगा तो मेरा नुकसान होगा। उसके लिए आदमी क्या करते हैं, भरते रहते हैं। फुलफिलमेंट इज गारंटीड इवन इन एब्सेंस। तो चलो हम लोग रिटायरमेंट के बारे में प्लान कर रहे हैं कि रिटायरमेंट में थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाएंगे तो रिटायरमेंट के टाइम पे उतना पैसा आएगा। लेकिन भगवान ना करे अगर बीच में अगर कमाने वाले आदमी को भी कुछ अगर हो गया तो सपने दोस्तों हमारे डिस्टर्ब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। इसके लिए हम लोग परिवार के लोग कमा रहे हैं, वो सपने हमारे टूटेंगे नहीं। और एक प्लस पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस और एक है, इसमें दोस्तों आपको है सबसे इम्पोर्टेंट जो है होता है ना कि आदमी को रिटर्न से ज्यादा रिटर्न ऑफ कैपिटल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको रिटर्न कितना मिलता है इम्पोर्टेंट नहीं, उसको रिटर्न कितना उसका सेफ है, उसका कैपिटल कितना सेफ है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे क्या मिलेगा उसको, ये देखिए पीस ऑफ माइंड।
शांति। हम लोग हमेशा कहते हैं, मैं आज भी फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, आज हम लोग सब पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ साल के पैसा आपके लिए कैसे काम करे उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ। अभी मैं आपको एक इतनी बढ़िया स्टोरी बताने जा रहा हूँ, इतनी बढ़िया स्टोरी है, तो आप सुनोगे ना तो आपको एकदम क्लैरिटी आएगा कि अपने लाइफ का रिटायरमेंट का प्लानिंग किस तरह से करना चाहिए। तो ये एक परंपरा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक राज्य में ना एक परंपरा थी। वहाँ का जो राज हाथी था वो क्या करता था, एक कलश लेता था पानी का और पूरे नगरी में घूमता था, और जो उसको अच्छा लगता था ना व्यक्ति, उसके वो सर पे कलश रख देता। वहाँ की परंपरा थी, उसको फिर महल में लेके आते थे और उसको 5 साल के लिए राजा नियुक्त करते थे। लेकिन उसमें और एक परंपरा भी थी, 5 साल जैसे पूरा हो गया उस राजा के टेन्योर के, उसको फिर लेके जाके एक वहां पे उस नगरी के बाहर बॉर्डर पे एक घना जंगल था, उसके बीच में एक नदी थी, नदी से उसको क्रॉस करके उस घने जंगल में लेके जाके छोड़ देते थे। तो ये परंपरा कई सालों से चल रही थी। हर बार 5 साल के लिए कोई राजा हो जाता, फिर उसको बांध के 5 साल के बाद उसको उस तरफ जंगल में लेके आके छोड़ देते थे। तो नाविक जो था वो जो उसको लेके जाता था, राजा को उस तरफ जंगल में आके, उसको भी अभी मालूम पड़ने लगा कि 5 साल में एक ऐसा राजा आएगा, उसको मुझे लेके जाना है और वहां पे छोड़ना है। लेकिन एक बार अचरज हुई, वो राजा आके नाविक पर बैठा, एकदम उसमें सब लोगों को बताया कि आप मुझे बांधो भी तो मत, मैं ऐसे ही जाके बैठूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो वो जो नाविक था उसको एक सरप्राइज हुआ, आज तक जितने भी राजा आए उनको ना बांध के जबरदस्ती लाके जंगल में छोड़ना पड़ता था, और ये राजा, ये ऐसा क्या है उसके अंदर, ये शांति से एकदम, उसके चेहरे के कोई जरा भी शिकज नहीं है, कुछ नहीं है, शांति से है, एकदम आके बैठा है नाव में और बोलते कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे आप लेके चलो। तो बोला आपका कुछ तो राज रहेगा राजा, आपका कुछ तो राज रहेगा ये स्माइल के पीछे। तो हाँ, राज तो है। तो नाविक ने उसको पूछा, बताइए ना राजा जी मुझे क्या राज है। बोलते आज तक जितने राजा आए, उस राजा ने बहुत मस्त बात बोली दोस्तों, अपने लाइफ में बहुत रिलेटेड है, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि आज तक जितने राजा आए सभी लोग मूर्ख थे। तो राजा के बाद देखने लगा कि ये शायद अपने आप को ज्यादा ही मतलब फ्लैटरिंग कर रहा है। तो उसने बोला कि तुमको शायद लगता रहेगा कि मैं बड़प्पन बता रहा हूँ, मेरा ऐसा नहीं है। जब भी मैं राज्य में आया था मुझे मालूम था कि 5 साल के बाद मुझे उस तरफ जंगल में जाना है, मुझे लेके आके तो छोड़ना है। तो मैंने क्या किया बता देता हूँ। मैंने पहले साल में क्या किया, पहले साल में मेरे सैनिक मैंने उस तरफ जंगल में भेजे, जितने भी प्राणी थे उधर, सब प्राणी थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, सब मार दिए। दूसरे साल में मैंने क्या किए, फिर से सैनिक भेजे, उधर के झाड़ बीड़ थोड़े काट के थोड़े लेवल किए। तीसरे साल में मैंने आर्किटेक्ट, यहाँ से इंटीरियर डिजाइनर, वो सब भेजे और उनको कहा कि अच्छे से अच्छे घर बनाओ, लोगों के अच्छे घर बनाओ, अच्छे से मस्त एकदम सब सुविधा बनाओ, मंदिर सब बनाओ, शाला मिला, स्कूल भी सब बनाओ। चौथे साल में मैंने क्या किया कि वहाँ पे ना बहुत सारी फैसिलिटी दी, सब्सिडी दी। 5वें साल में मैंने अच्छे लोगों को जाके उधर बसाया, तो जाओ आप रहो उधर, उस जंगल के उस तरफ जाओ रहो, ऐसा राज्य मैंने क्रिएट किया है, वहाँ का आप जाओ रहो, कुछ फैसिलिटी, बहुत फैसिलिटी आपके पास, कोई एक्साइज नहीं, कुछ नहीं, टैक्सेस नहीं, कुछ नहीं, आराम से जाके रहो। दोस्त आज यहाँ पे तो सिर्फ 5 साल का राजा हूँ, अभी मैं उस तरफ जब जाऊंगा ना तो वहाँ की प्रजा है ना मैंने राह देखनी है। यहाँ पे तो सिर्फ 5 साल का राजा था, लेकिन वहाँ पे मैं जिंदगी भर का राजा रहने वाला हूँ। तो इस स्टोरी से आपको क्या मालूम पड़ेगा? तो मैंने जो बताया ना, मैप ऑफ लाइफ के अंदर 30 to 60 ये पीरियड जो है ना अपना, वो पीरियड है 5 साल का जो राजा था ना, उसमें अपने को सेविंग करना है। 60 के बाद में हम लोग उस तरफ भी अगर चले गए तो हम लोग वेलकम होने चाहिए। तो हम उसके लिए हम लोग कहते हैं योर रिटायरमेंट शुड बी अ एंट्री नॉट एन एग्जिट। छोटे छोटे सेविंग वगैरह करेंगे अगर हम लोग तो बहुत अच्छा फंड बना सकते हैं। प्लानिंग कैसे करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करो, उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट के साथ में एक बहुत अच्छी रकम बनेगी 60 की उम्र में। वही रिटायरमेंट का जो फंड है वो आप कहीं पर भी रख के आगे के लाइफ आप आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो गया। अगर आपको एक अच्छी तरह से लाइफ बितानी है, रिटायरमेंट लाइफ में अच्छी तरह से खुशहाल बितानी है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि आपको प्लानिंग कैसे करना चाहिए।
आपके जो गोल्स आइडेंटिफाई करना चाहिए, आपका एज के हिसाब से, आपका रिस्क कैपिटल, कितना रिस्क लेना चाहिए आपने वो पहले नक्की करना चाहिए, और कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे ये आपको नक्की करना है। जब भी हम लोग क्लाइंट के हाथ में बैठते हैं तभी हम लोग उनको बजट पूछते हैं कि आपकी फाइनेंशियल आपकी नीड है, हम लोग पूरा साइंटिफिकली उनको बताते हैं कि आपका इतना रिक्वायरमेंट है, आपकी फाइनेंशियल नीड है, और दूसरा जो है आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी। फिर हम लोग फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से उसका बजट हम लोग बनाते हैं, उसको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए हेल्प। इसमें और एक चीज का फायदा होता है, आपका टैक्स भी बचता है, और कहते हैं ना कि जो पैसा बचा वो आपका इनकम हो गया, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो इसमें ना जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि अपना प्लानिंग सही ढंग से होना चाहिए, तो इसमें बहुत अच्छा एक टूल है, और कई सारे लोगों ने, फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने इसको यूज किया अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। ये है फाइनेंशियल पिरामिड। इसके जो बेसिक्स जिसको भी समझा ना वो आज बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है। मैं बोलता हूँ ना आपको, उसको कभी तकलीफ नहीं आएगा। वो सेंसेक्स की तरह अगर इनकम ऊपर नीचे भी हुआ ना तो उसको कभी फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए फाइनेंशियल पिरामिड में क्या आता है। सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे देखेंगे ना, अगर आपको दिखा देगा आपको यहाँ पे, सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन, बेस। कभी भी मतलब बेस है ना, कोई भी इमारत की मजबूत होनी चाहिए। सबसे पहले फाउंडेशन होना चाहिए मजबूत, तभी जाके उसके ऊपर इमारत अच्छी बनेगी। ये बेस होना चाहिए मजबूत। उसमें आता है प्रोटेक्शन। तो आपको सरप्राइज होगा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन की है अपने लाइफ का प्लानिंग अगर करना है तो आप हो तो आपका इन्वेस्टमेंट है, आप है हो तो आपका इनकम है, आप तो आपका एक्सपेंस है। आप अगर नहीं हो ये सब आपके जो प्लान है वो सब फेल हो जाएंगे। उसके लिए आपका प्रोटेक्शन, लाइफ इंश्योरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। आता है उसके अंदर प्रोटेक्शन के अंदर लाइफ इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर आपका 6 महीने का इमरजेंसी फंड। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में मैंने वापस एक बार जिक्र करूंगा, जितने लोगों ने हमारे एडवाइस फॉलो की, 6 महीने का प्रोविजन होना चाहिए। 6 महीने का आपके पास मंथली एक्सपेंसेस का प्रोविजन होना चाहिए। आज वो लोग बहुत ही खुश हैं, और जिन्होंने नहीं किया आज वो लोग गवर्नमेंट के नाम पे चिल्ला रहे हैं, तो गाली दे रहे हैं कि हम लोग ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। लेकिन जो कुछ लोग हैं शांति से बैठे हैं, उनको कोई किस्म का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो अगर अपना लाइफ का अगर प्लानिंग करना है तो इसको समझना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल पिरामिड को। इसके बेस में आता है प्रोटेक्शन। कहीं पर भी कोई भी बिल्डिंग की अगर नींव मजबूत होगी तो उसकी जो आगे के स्लैब्स हैं और मजबूत होंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन। सबसे पहले प्रोटेक्शन में आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड और क्रिटिकल इलनेस। ये चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप हो तो आपका इनकम है, आप है तो आपका सैलरी है, आप है तो आपका प्रोफेशन है, आप है तो आपका वेल्थ है, आपका है तो आपका इन्वेस्टमेंट है, आप है तो आपका म्यूचुअल फंड्स है, आपका है तो आपका एफडीज है, आपका प्रॉपर्टी है, तो इसका वैल्यू नहीं है। उसके लिए बोलते हैं ना सबसे पहले जो आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद में आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस किया, अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं किया तो क्या होगा, कुछ भी दिक्कत आ गई समझो, कभी भी समझो अगर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में, तो सबसे पहले आपका पॉलिसी सरेंडर होगा। देखिए 10 लाख खर्चा अगर आ गया बिल का, हॉस्पिटल का, तो सब पैसा नहीं है अगर आपके पास, आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो क्या करोगे, आप पहला सरेंडर करोगे तो लोन लोगे पॉलिसी के ऊपर। उसके लिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। फिर आपका 6 महीने का रिकरिंग मंथली एक्सपेंसेस, जो आपका रिकरिंग एक्सपेंसेस है 6 महीने का, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे ऊपर जाएंगे अगर आप देखेंगे तो रिस्क फ्री ग्रोथ। रिस्क फ्री ग्रोथ में आ गया आपका एफडी आ गया, रिकरिंग आ गया, पीपीएफ आ गया, गोल्ड आ गया, ये सब आ गया। उसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो थोड़ा सा ग्रोथ विद सब रिस्क, थोड़ा रिस्क के साथ में जाना चाहिए। इस तरह से तो ऊपर जाना चाहिए सर। इसमें आ गया म्यूचुअल फंड्स, फिर थोड़ा सा और आपका इनकम बढ़ गया, फिर आपको ग्रोथ विद सब रिस्क इक्विटी में जाना चाहिए, और फिर आपके पास पैसा अच्छा खासा है, बेस अच्छा बन गया, फिर आपको प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। लेकिन कई बार देखा है हम लोगों ने पिरामिड में ऐसा उल्टा रहता है, नीचे से शुरुआत करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद हमारे पास घर बड़े बड़े होते हैं लेकिन पैसा खर्चे के लिए नहीं होता है। रिसेंटली मैंने एक सेशन एड्रेस किया था बुरुली वेस्ट में, वहाँ पे एक सीनियर सिटीजन क्लब है। वहाँ पे आपको सरप्राइज होगा 90% लोग ऐसे थे जिनके घर बड़े बड़े थे लेकिन मंथली इनकम का प्रॉब्लम। तो मैंने वहाँ पे फिर वो रिवर्स मॉर्गेज का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। लेकिन दोस्तों ये कंसेप्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, इतना अपने पास पैसा होना चाहिए। हम लोगों ने अभी प्लान तो पुटअप किया बराबर, इसको इम्प्लीमेंट किया, इस तरह से प्लानिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसे ही नहीं चलेगा प्लान। उसको रिव्यू करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये मेरा प्लान सही चल रहा है कि नहीं। आपने कई बार देखा रहेगा बीज डाला
लेकिन वो वृक्ष बनता नहीं है बराबर। घास तो ऐसे ही बन जाता है, लेकिन वृक्ष को अगर सही तरह से अगर बढ़ाना है तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसके ऊपर फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उसी तरह अगर हमारा रिटायरमेंट प्लान को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसको सही ढंग से मॉनिटर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है, वो आपको सही तरह से गाइड करेगा। कई बार अगर लाइफ में अगर कुछ ऑब्स्टिकल आता है, जैसे लॉकडाउन पीरियड में आपको लोन लेके सपोर्ट करेगा, उस तरह से आपका जो प्लान है वो कभी फेल नहीं होगा। उसको अभी कंक्लूड करते हैं हम लोग। उन्होंने अभी क्या क्या पॉइंट्स मालूम पड़े हम लोगों को, जिसकी वजह से ही हम लोग कहते हैं ना कि ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्यों है रिटायरमेंट। सबसे पहले पॉइंट देखा हम लोगों ने, आज इम्पोर्टेंट है। आज अगर जितना जल्दी चालू करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने बोला ना, एक बर्थडे का एग्जाम्पल लिया था कि अगर उतने साल पहले अगर चालू किया होता तो आज 10 करोड़ होता। अगर कोई सेविंग करता है महीने का 10,000 या 15,000 या 20,000 या 1 लाख रुपया भी, तो आने वाले 20 साल के बाद, 30 साल के बाद उसके पास इतना पैसा रहेगा ना कि जैसे मैंने कहा, आज हम लोग सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पैसा अपने लिए काम करना चाहिए। दूसरा, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस इज द राइट फॉर्मूला। हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, बैंक में जाते हैं, पहले 5,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं, फिर खर्चा करने के जाते हैं। दैट इज इनकम माइनस सेविंग्स और बाद में खर्चा, इज राइट फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला हमने देखा था, 6% का जो ज्यादा रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट्स मोर वेल्थ देन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल पिरामिड। पिरामिड को अगर आपने फॉलो किया, आपको कभी भी लाइफ में कितना भी आपका इनकम ऊपर नीचे हो, आपको कभी तकलीफ नहीं आएगा। मॉनिटर योर प्लान रेगुलरली। आपने जो प्लानिंग किया है, आपके एडवाइजर के हाथ में रेगुलरली बैठो, देखो, रिव्यू करो, बड़ा चल रहा है कि नहीं, उसका रिन्यूअल बराबर भरो, उसमें अपडेशन की जरूरत है। जैसे आपका इनकम बढ़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ता है, आपका लाइफस्टाइल बढ़ता है, उसको उस तरह से रिव्यू करके उसको भी बढ़ते रहना चाहिए। लेट मनी वर्क फॉर यू, ऐसा आपके लिए काम करना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत अच्छी बात बोली थी, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आपने सही ढंग से प्लानिंग नहीं किया, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर प्लानिंग नहीं किया, अगर आपने पास होने के लिए प्लानिंग नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली आप फेल होने वाले। जैसे मैंने उसको बोला कि अभी आप रिटायर होने वाले हो, एक आदमी को मैंने पूछा अभी तो आप रिटायर होने वाले हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो उसने बहुत मस्त बात बोली कि अनिल जी, आज तक लगा ना मेरे बहुत सारे सपने, मेरे एम्बिशंस थे, मेरे विशेष थे, वो मैंने पोस्टपोन करते रहा। एक डॉक्टर को मिला था मैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आज मेरा एज 30 है, मेरे को ना 45 के बाद में रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करके थे। 46 के बाद में मैं काम नहीं करना चाहता। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, पेंटिंग का, मुझे अलग अलग जगह पे एग्जीबिशन रखना है, फिर तभी मैं खाली पैशन के लिए काम करूंगा, कंपल्शन के लिए नहीं। तो मैंने उसको उस तरह से प्लानिंग करके दिया था। फाइनेंशियली फ्री है, उसको टेंशन नहीं कि मेरा घर चले। आज वो जो भी चाहिए, किधर भी घूमना है, वर्ल्ड टूर करना है, पिलग्रिमेज जाना है, सब कुछ कर सकता है उस टाइम पे, पैसा अगर उसके पास रहेगा तो। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था कि 30 इयर्स के आदमी को अगर जब भी मैं मिलता हूँ जाके, अगर उसने प्लानिंग चालू करता है तो उसके पास कम से कम, अगर सिर्फ 10,000 में अगर सेविंग करता है ना, अगर 30 इयर्स का आदमी है, 60 इयर्स तक उसके पास कम से कम 1.5 करोड़ आएगा, 1.5 करोड़ रुपए रहेगा। सेकंड एग्जांपल है दूसरा, आदमी को जब भी मिलता हूँ कि अभी आप रिटायरमेंट आपको नजदीक है, आप क्या करोगे? पता है कि अभी मैं आराम करूंगा, मैंने इतने साल काम किए, 60 तक मैंने काम किया, अभी मैं रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा, मैं मेरे फैमिली के साथ में, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में मैं अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे डेडलाइन नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए, टारगेट्स का मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस इतना होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कौन सा कैटेगरी में आ गया? सेकंड। जो 40 इयर्स का आदमी है ना, वो जो सेविंग करता है हमारे एडवाइस के हिसाब से, तो कम से कम उसके बाद 50 लाख रुपए कम से कम होगा। थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अगर ये जैसे हम लोग कि अभी जो नजदीक में है, जिस आदमी को मिलता हूँ, तो ये थर्ड पोजीशन में है 50 के एज में, उसके पास सिर्फ 18 लाख रुपया है। वो क्या बोलता है कि आई मस्ट नाउ क्विकली सर्च फॉर अनदर जॉब, मुझे अभी नौकरी ढूंढनी है। तो 60 साल का आदमी है, उसको जब मैं मिलता हूँ, उसको बोलता हूँ कि मैं ना अभी रिटायरमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकता। 60 साल के आदमी को जब मैं मिलता हूँ तो उसको ऑलरेडी रिटायरमेंट के ऊपर आ गया, अभी रिटायरमेंट के बाद में रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं कर सकते। तो इट इज स्कैरी टू इवन थिंक इन द फ्यूचर। मुझे डर लग रहा है आगे क्या होगा। आप यहाँ का देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे बोला ना कि आपका रिटायरमेंट लाइफ कैसे होना चाहिए, इट शुड बी एंट्री और एग्जिट। एंट्री यानी क्या? एक नए लाइफ की तरफ, एक सेकंड इनिंग्स की तरफ, इस तरफ होना चाहिए आपका लाइफ। We are now coming to the end of this presentation.
फिनिशिंग लाइन, मैंने जैसे बोला ना कि अपने जो हैबिट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में चालू किया लोगों ने, एक लाइन पे चालू किया स्टार्टिंग लाइन, लेकिन एंड में फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे तभी उनके रिजल्ट्स अलग अलग थे। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, अगर मुझे 1 करोड़ का एक स्टेट क्रिएट करना है, 1 करोड़ का मुझे एक सिक्योरिटी करना है रिटायरमेंट के लिए, अगर हम लोग 16 साल के लिए भरते हैं, 16 साल के लिए सेव करना है, सिर्फ महीने का 15,000 अगर आप सेविंग करेंगे 16 साल, तो आगे का 9 साल आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा और 25 साल में आपको मिलेगा यहाँ पे 1 करोड़ रुपये। अगर हम लोग अगर लेट चालू करते हैं तो 1 करोड़ का टारगेट अगर हम लोग को अचीव करना है, यहाँ पे मुझे सेव करना है 22,000 रुपये। वही अगर हम लोग लेट चालू करते हैं 5 साल, तो हम लोग को अगर 1 करोड़ का टारगेट अचीव करना है तो हम लोग को 22,000 सेव करना पड़ेगा। और अगर और भी लेट चालू करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 10 से 15 साल ही बाकी है, 10 साल अगर हम लोग सेव करते हैं तो हमें लगभग 43,000 रुपीज पर मंथ सेव करना पड़ेगा 10 साल पहले, तभी जाके 16 साल में हमारे पास 1 करोड़ मिलेगा। अगर ये एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आप जितना लेट चालू करते हो उतना डिफिकल्ट है, जितना जल्दी चालू करते हो उतना आसान है। वो चीज कल 20,000 में 40,000 में होगी, वो आज आपकी 15,000 में होगी। 1 करोड़ का आपका एक सेफ रिटायरमेंट प्लान आपको समझ होगा कि ये तो चलो ठीक है, अनिल भाई आपने सब बता दिया, लेकिन हमारे साथ में क्यों जुड़ना चाहिए और आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की क्यों जरूरत है। जैसे अभी आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, समझो अगर आपके घर में बीमार है कोई, तो आप उसको फोन करके बोलते हैं आपका लड़का बीमार है, बुखार है, आप फोन करके बोलते हो उनको कि बीमार है आप दवाई दे दो, बोलते हैं आप नहीं बोलते। आप क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास लेके आते हैं उसको, लड़के को या लड़की को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो चेक करता है कि बुखार किस वजह से है, खांसी सर्दी की वजह से, एलर्जी की वजह से है कि कुछ और तकलीफ की वजह से, उसके हिसाब से दवाई देता है। तो आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे, सिंपल वो क्या करेगा, आपको दवाई दे देगा, हाँ ये लो बुखार के लिए, लेकिन बुखार किस वजह से, सर्दी किसकी वजह से, पूरा आइडेंटिफाई कर देते हैं। वही आइडेंटिफाई करने का काम दोस्तों हम लोग करते हैं। तो समझो अगर प्रॉब्लम हुआ, लिटिगेशन हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, कोर्ट के बाहर जो क्लार्क है उसको जाके नहीं पकड़ते, स्पेशलाइजेशन चाहिए हर एक चीज में। हम लोग स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, काउंटर क्लार्क के पास नहीं जाते, कोर्ट के क्लार्क के पास जाते नहीं है, जाके बताओ ये मेरा प्रॉब्लम है, लीगल डिस्प्यूट है, लीगल प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, आप मुझे हेल्प करो। हम लोग एक लॉयर को अपॉइंट करते हैं जो समझ के लेता है इसमें नॉर्म्स क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, इस क्या क्या फैक्टर्स के आधार के ऊपर ये प्रॉपर्टी मुझे वापस मिल सकती है, या तो ये केस में कैसे जीत सकता हूँ, पूरा स्टडी करता है और ये सेक्शन वाइज हम लोग को सजेस्ट करता है कि आपके लिए बेस्ट रास्ता क्या है। दूसरा, टैक्स का कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग सस्ते में है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो जाने दो, इतना इधर मगजमारी है, आप लोगों को टेंशन नहीं है, अकाउंटेंट को पकड़ के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से अगर आपको प्लानिंग करना है तो सीए को अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपको सही टैक्सेशन का प्लानिंग बताएगा, लाइफ का प्लानिंग बताएगा। अगर ये सब फील्ड में अगर हम लोग देखें, ये सब फील्ड में अगर हम लोग को एक्सपर्ट चाहिए, तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए जब हम लोग जाते हैं आपको किसको सेलेक्ट करना चाहिए। सिर्फ अपने फ्रेंड ने बोला कि मैंने उधर लिया, मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया, ये प्लान लिया, उसके लिए तुम भी ले लो। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पुलिस स्टेशन पे आप खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, तो आप आगे वाले को पूछते हैं क्या तुम किधर जा रहे हो, बोलते मैं चर्चगेट जा रहा हूँ, तो मास्टर को बोलते हैं क्या टिकट वाले को कि मुझे भी चर्चगेट दे दो। उससे ऐसा कभी नहीं होता है, उसका डेस्टिनेशन अलग रहेगा। तो चर्चगेट तो अलग काम के लिए जाने का रहेगा, आप कॉलेज जाने का रहेगा, दिल्ली जाने का रहेगा, टमाटर जाने का रहेगा, आपका डेस्टिनेशन अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपकी हर एक एक्सपेंस, आपकी इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट सब स्टडी करते हैं और फिर आपको सजेशन देते हैं कि आपकी लाइफ का प्लानिंग कैसे होना चाहिए। तो फिर से एक बार मैं दिल से आपको सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरा जो पूरा सेशन, मेरी शेयरिंग आपने सुना। सब भगवान से दुआ करता हूँ आप लोगों का सबका हेल्थ अच्छा हो, आप लोग सभी लोग सुरक्षित रहे अपने घर पे। और अगर कुछ भी अगर आपको कुछ भी अगर क्वेरीज है, अगर कोई भी क्वेश्चंस है, ये हमारा वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट के ऊपर आप जाके कभी भी आप देख सकते हैं। कभी चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरे स्टाफ को फोन कर सकते हैं, हम लोग पर्सनली आपको आके मिलेंगे और आपके जो गोल्स है वो आइडेंटिफाई करके आपको अच्छी तरह से प्लानिंग करके देंगे। ताकि आज हम लोग सब फिर से एक बार लास्ट में रिपीट करता, आज हम लोग सब पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन इस तरह से प्लानिंग करके देना चाहता हूँ आपको कि पैसे आपके लिए काम करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।